Hello students, welcome back. Today we are going to start the lecture number 3 of this most important topic, that's origin and evolution of Earth's crust. पिछले दो लेक्चर्स में हमने इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे वो हमने अंडरस्टैंड किए थे। आज उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करते हुए ये टॉपिक हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और आज का लेक्चर थोड़ा एडवांस मोड में जरूर रहने वाला है, इसलिए जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे, ये लेक्चर देखने से पहले वो जरूर देख लेना ताकि चीज़ें आपको एक वेल सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड में हो जाएं और स्ट्रीमलाइन हो जाएं और एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ये टॉपिक बेटा इतना इम्पोर्टेंट है ये क्या क्योंकि यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल में जेकेपीएससी जेकेएसएसबी इवन सीएसआईआर नेट एंड यूजीसी नेट और जेकेएसएसबी और जितनी भी अदर स्टेट्स पीसीएस हैं उसमें ये मेंशन हुआ है और इसमें कई क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। अब इसी से आप एक अंदाजा लगाइए कि ये टॉपिक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, यस, एक इम्पॉर्टेंट चीज इस लेक्चर के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके रिलेटेड है कि सबसे पहले ओशियनिक बासाल्टिक ओशियनिक क्रस्ट क्यों बनी और वो बासाल्टिक इन कंपोजिशन क्यों थी और उसी से बासाल्टिक ओशियनिक क्रस्ट से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसे बन गई जो ग्रेनाइटिक थी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सबसे पहले जो वॉल्केनिज्म हुए इन द फॉर्म ऑफ एंडीसाइट रॉक्स, फिर अगर एंडीसाइट सबसे पहले ऊपर आके इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड वॉल्केनिक आर्क्स बने तो फिर हम उसको एंडीसाइटिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को एंडीसाइटिक क्यों नहीं कहते, हम उसको ग्रेनाइटिक क्यों कहते हैं। तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है। तो चलिए विद पूरा इंटरेस्ट लेके और समझेंगे, हम चीज़ों को थोड़ा विजुअलाइज करेंगे फिगर्स के साथ, डायग्राम्स के साथ, क्योंकि जब हम विजुअलाइज करेंगे फिगर्स और मैप्स और डायग्राम के साथ तो ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें अगर ये चीज़ें हम कोई भी चीज़ अगर इसमें हम पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें अगर हम मैप्स डायग्राम्स और फिगर्स का यूज़ करेंगे, एक रफ मतलब मेंटल मैप बनाएंगे तो उससे हम चीज़ें परमानेंटली मेमोरी में कैप्चर करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या थी, एक मिनट रिवाइंड कर लेते हैं। पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, पिछले दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा देखा कि सबसे पहले अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई, उसमें जो फर्स्ट उसकी मैग्नेटाइजेशन हुई कैसे हुई और वो जो ऊपर वाली लेयर है सॉलिड सरफेस वो कैसे सॉलिड हुई। ठीक, फिर हमने पढ़ा इसमें प्लेट्स कैसे बनी, लिथोस्फीयर क्या था, प्लेट्स क्या थी, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज हमने पढ़ी थी। फिर हमने देखा कि बासाल्टिक मैग्मा कैसे बना और सबडक्शन का प्रोसेस हमने देखा। फिर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स देखी, ओशियनिक प्लेट देखी, कॉन्टिनेंटल प्लेट का थोड़ा मोटा मोटा हमने इसमें थोड़ी कंसेप्ट लिए थे। फिर हमने देखा कि यस ग्रेनाइट्स कैसे बना, एंडीसाइट वगैरह क्या होता है, ये हम सब चीज़ें आज इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो हम चीज़ों को थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे डायग्राम्स के थ्रू। लेट्स अज्यूम, सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं। लेट्स अज्यूम दिस इज द प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट, दिस इज द प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट। और ये जो मैकेनिज्म है, ये जो प्रोसेस है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, इसमें जो सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है हमारे पास, जो मोस्ट एक्सेप्टेड साइंटिफिकली जिसने हमें एक ब्रेक थ्रू प्रोवाइड की वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बेसिकली वो अलग टॉपिक है, वो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है मैंने आपको सब पहले दो लेक्चर्स में भी क्लियर कर दिए। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या थी, प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट, बिकॉज एट दैट टाइम कंटिनेंट नाम का कोई चीज नहीं थी, देयर वाज नो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एट दैट टाइम, देयर वाज अ सिंगल कॉन्टिनेंट ओशियनिक सिंगल क्रस्ट एंड दैट सिंगल क्रस्ट इज ओशियनिक क्रस्ट बिकॉज प्रीडोमिनेंटली इट्स ऑफ बासाल्टिक इन कंपोजिशन। और इसको ओशियनिक क्रस्ट क्यों कहते थे, क्योंकि इसके ऊपर एक ही वाटर बॉडी, सिंगल वाटर बॉडी, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे कि उस सिंगल वाटर बॉडी को पेंथालासा कहा गया। अब देखिए सबसे पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई तो सबसे पहले हमारे पास क्या थी, सिंगल वाटर बॉडी। ठीक है, वो उसको पेंथालासा कहा गया और उसी की वजह से सबसे पहले कोई हमारे पास लैंड मास नहीं था, तो इसलिए एक सिंगल ओशियनिक क्रस्ट थी जिसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट। काइंडली नोट डाउन। प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट, और इस क्रस्ट के नीचे क्या था, प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट के नीचे क्या था, अब हमें पता चल चुका है। अब हम जो बिगनर्स थे उनको भी पता चल चुका है क्या था, इसके नीचे मेंटल था, क्रस्ट के नीचे मेंटल।
और we already know that mental is not in the static condition. Mental static condition में नहीं थी, it is continually moving. Mental is continually moving because of the convection currents, and that convection currents are generated because of the internal heat of the earth. ठीक, और ये कन्वेक्शन करंट्स हमें पता है कि मेंटल में क्या चलती है, कन्वेक्शन करंट्स, और कन्वेक्शन करंट्स जो है वो अर्थ की इंटरनल हीट की वजह से जनरेट होती हैं, और इस कन्वेक्शन करंट्स की वजह से क्या हुआ, जो मेंटल का मटेरियल था वो क्या हुआ, अपराइज हुआ, क्योंकि कन्वेक्शन करंट्स किस फॉर्म में चलती है, इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्टिव सेल्स। लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कन्वेक्शन करंट्स। अब ये कन्वेक्शन करंट्स का कंसेप्ट किसने दिया, कन्वेक्शन करंट्स, ये कंसेप्ट किसने दिया था हमें, आर्थर मेंटल में क्या है, कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स का कंसेप्ट किसने दिया, आर्थर होम्स। और आर्थर होम्स क्या कहते हैं, होम्स कहते हैं कि अर्थ की मेंटल में हाई टेम्परेचर की वजह से कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होती हैं। अर्थ की इंटरनल हीट की वजह से कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होती हैं, जो क्या करती हैं, कंटिन्यू मूव करती हैं, कंटिन्यू मोशन करती हैं, मतलब मूवमेंट करवाती हैं। और इस मूवमेंट की वजह से जो अर्थ का मेंटल का मटेरियल है वो भी इसके अलावा मूवमेंट करता है। सिंपल सी बात है। अब समझिए कन्वेक्शन करंट्स कैसे चलती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्टिव सेल्स। लाइक फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये समझ लो, कन्वेक्शन करंट्स कैसे चलेगी, ये चल रही है इन द फॉर्म ऑफ these arrows are representing the direction of the convection currents flowing within the mantle this way, and similarly these are the two convective cells. ठीक है, अब ये कन्वेक्शन करंट्स इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्टिव सेल्स चलती हैं। मीन्स टू से दैट ये क्या करेंगी, ये देखो यहां से क्या हो रहा है, ये अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। ये क्या, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि अपवर्ड चल रही है ये, ठीक, हॉरिजॉन्टल चल रही है। फिर यहां से डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक। सिमिलरली दिस कन्वेक्टिव सेल, इसमें क्या चल रही है, ये कन्वेक्शन करंट ऐसे चल रही है, फिर हॉरिजॉन्टल और फिर डाउनवर्ड। कहने का मतलब है कि होम्स ने क्या कहा था कि कन्वेक्शन करंट्स जो अर्थ के मेंटल के अंदर चलती हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, और यही कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जो अर्थ मेंटल का मटेरियल है वो क्या होता है, अपराइज होता है। क्या होता है, अपराइज होता है। अब देखिए ये मेंटल का मटेरियल अपराइज कैसे होगा, लाइक ये कन्वेक्शन करंट्स की वजह से जो मेंटल का मटेरियल, और मेंटल का मटेरियल प्रीडोमिनेंटली क्या है, पेरिडोटाइट। क्या है मेंटल का मटेरियल, पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट्स क्या है, मेंटल की डोमिनेंट रॉक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। और इन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ये मेंटल का मटेरियल, ये पेरिडोटाइट क्या होगा, अपराइज होगा। कैसे अपराइज होगा, जैसे कन्वेक्शन करंट्स राइज कर रही हैं, मतलब ये इन दिस वे, इन दिस वे। अब ये जब जाएगा वर्टिकली, हॉरिजेंटली, ये वाला कन्वेक्शन करंट्स ऐसी चल रही है वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली, और कहीं पे ये हॉरिजेंटली चल रही, ठीक है, और फिर ये दोबारा डाउनवर्ड आ रही है, ठीक। ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज बेसिकली कन्वेक्शन करंट्स आर नथिंग, दिस इज द बेसिकली बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इनसाइड द मेंटल। ये जो मटेरियल है, मेंटल का मटेरियल जो नीचे ज्यादा टेम्परेचर है डेप्थ पे, वहां पे क्या हो गया, बिकॉज द मेंटल मटेरियल इज क्या हो गया, इसमें डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी क्यों कम होगी, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। जहां पे हाई टेम्परेचर होगा वो क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे, ठीक है, उनकी मतलब वो एक्सपैंड हो जाएंगे। अब वो एक्सपैंड मतलब दूर हो गए तो लाइटर हो गए। अब लाइट हुआ तो ये मटेरियल ऊपर आया, अपराइज हुआ, अपराइज हुआ। जैसे ये मेंटल का पेरिडोटाइट अपराइज हुआ, ठीक।
अब इसने यहाँ पे क्या किया, एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट की यहाँ पे, किस पे, ऑन द बेस ऑफ परमिटिव ओशियनिक क्रस्ट। व्हाट इज दिस, दिस इज परमिटिव ओशियनिक क्रस्ट, ओके, ये वाला। इसके बेस पे इसने क्या किया, एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया, अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया। इससे ये क्या हुआ, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया, मतलब ये जो पहले मेंटल था ये थोड़ा सा मतलब इस तरीके से था, सारी प्रिमिटिव क्रस्ट थी, अब ये इस तरीके से होगी, इस तरीके से मतलब थोड़ी सी ऊपर धस गई, इस क्योंकि अपवर्ड फोर्स नीचे से आई, मेंटल का मटेरियल वर्टिकली अपलिफ्ट हुआ। अब वर्टिकली से भी बहुत इंपॉर्टेंट है हॉरिजेंटली, ये दीज कन्वेक्शन करंट्स नॉट ओनली जो दीज कन्वेक्शन करंट नॉट ओनली फॉलो द वर्टिकल पाथ बट आल्सो एट द सेम टाइम दे आल्सो मूव इन द वर्टिकल, दे आल्सो इम्पार्ट द horizontal movement below the overlying प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल इफेक्ट भी डालती हैं, और इस हॉरिजॉन्टल की जब हॉरिजॉन्टल ये मतलब चलती रहेंगी, मींस अपोजिट इन द अपोजिट, और इसके अपोजिट साइड चलती रहेंगी, एक दूसरे के अपोजिट साइड में चलती रहेंगी, और जब ये कंटिन्यू एक दूसरे के अपोजिट साइड, और जिसके इसके ऊपर क्या है, ओवरलाइंग प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट है, और प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट भी वही पाथ फॉलो करेगी जो नीचे कन्वेक्शन करंट्स फॉलो कर रही है, मतलब कन्वेक्शन करंट्स एक दूसरे से मतलब अपोजिट जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, समझो कि 100 ऑफ टन का कोई आयरन स्लैब है, नीचे से कोई हार्ड मटेरियल आया, प्रेशर से आया, तो वो क्या सीधा वर्टिकली सीधा बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, वर्टिकली भी थोड़ा अपलिफ्ट कराएगा इस ऊपर वाले को, बट क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा बोथ राइट और लेफ्ट, मतलब ये मटेरियल आया, ये जैसे ऊपर किसी सरफेस से टकराया, मतलब किसी सरफेस से टकराया, तो ये इधर भी आएगा, इसको भी थोड़ा अफेक्ट करेगा, बट इधर इधर हॉरिजॉन्टली भी ये इसकी मूवमेंट होगी, लेकिन इस तरीके से राइट और लेफ्ट। इसी तरीके से कन्वेक्शन करंट्स जो है वो काम करती हैं, और इसके ऊपर कन्वेक्शन करंट जो है, नीचे जो कन्वेक्टिव सन्स है, इसके ऊपर क्या है हमारे पास, इसके पास है परमिटिव ओशियनिक क्रस्ट, और यही परमिटिव ओशियनिक क्रस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीस कन्वेक्शन करंट्स आल्सो मूव हॉरिजॉन्टली अलोंग विद दिस कन्वेक्शन करंट्स। और जब ये हॉरिजॉन्टली मूव होंगी तो इससे क्या होगा, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा, क्या होगा, टेंशनल स्ट्रेस बिल्ड होगा, क्या होगा, टेंशनल स्ट्रेस बिल्ड हो गया। सपोज आपके पास एक रबर बैंड है, आप इसको कंटिन्यू दोनों एंड से खींचते हो ना, दोनों एंड से मतलब दोनों एंड से अपोजिट डायरेक्शन में खींचोगे, तो इसमें क्या होगा, एक टेंशनल फोर्स पड़ेगी, टेंशनल स्ट्रेस बिल्ड होगा, और जब ये टेंशनल स्ट्रेस एक्सीड कर जाएगा, मतलब अपनी इलास्टिसिटी लिमिट खोल देगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये टूट जाएगा। इसी कंटेक्स्ट में आप रिलेट करो, इसमें भी ये जो ऊपर थी परमिटिव ओशियनिक क्रस्ट, जब इसमें टेंशनल स्ट्रेस एक्सीड हुआ, बिकॉज टेंशनल स्ट्रेस कोई 1 साल या 2 साल या 3 साल की कहानी नहीं थी, इट इज एक्टिंग इन दिस परमिटिव ओशियनिक क्रस्ट फ्रॉम द मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये टेंशनल स्ट्रेस इस पे पड़ता रहा, और जैसे ये टेंशनल स्ट्रेस एक्सीड हुआ तो क्या हुआ, अल्टीमेटली बेटा यहाँ पे क्या हुआ, इस ये जो परमिटिव ओशियनिक क्रस्ट थी, इसकी क्या हुई, थिनिंग हुई, लिख लीजिए, क्या हुई, थिनिंग हुई। क्या हुई, जब टेंशनल स्ट्रेस एक्सीड हुआ तो इस परमिटिव ओशियनिक क्रस्ट की क्या हुई, कीवर्ड्स लिखना बहुत जरूरी है, क्या हुई, थिनिंग। थिनिंग मींस ये जो पार्ट था परमिटिव ओशियनिक क्रस्ट का बेस, इसकी थिनिंग हुई, क्या हुई, क्रस्टल थिनिंग इसको बोलेंगे, क्योंकि क्रस्ट का ही पार्ट था वो परमिटिव ओशियनिक क्रस्ट का, बेटर रहेगा इसको क्रिस्टल थिनिंग हुई। और क्या हुआ, जैसे ही हम रबर बैंड को खींचा, स्ट्रेच किया, स्ट्रेचिंग हुई, थिनिंग हुई, स्ट्रेचिंग हुई। नोट डाउन these आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, इसमें फ्रैक्चरिंग हुई, अल्टीमेटली फ्रैक्चरिंग हुई, मींस जब इसने क्रस्ट थिन हो गया, इसमें स्ट्रेचिंग हुई, उसमें थिनिंग हुई, और अल्टीमेटली इसमें फ्रैक्चर्स डेवलप हुए। क्या डेवलप हुए, ये जो ओवरलाइंग ओशियनिक क्रस्ट थी, इसमें क्या हुआ, प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट थी, इसमें फ्रैक्चर्स डेवलप हुए लाइक दिस, ये फ्रैक्चर्स डेवलप हुए, ये फ्रैक्चर्स बन गया, ये फ्रैक्चर्स बन गए, ये फ्रैक्चर्स। और जब ये फ्रैक्चर ज्यादा बढ़ते गए, फोर्स एक्ट होती गई, मिलियंस ईयर से मतलब फोर्स एक्ट होती गई, टेक्टोनिक फोर्स मिलियंस ऑफ ईयर से लगती गई, और ये फ्रैक्चर्स अल्टीमेटली इन्होंने क्या बना दिए, रिफ्ट्स बना दिए।
क्या बना दिया, रिफ्ट्स। फॉर बिगिनर्स आप समझो, आप ऐसे सोचो कि गैप्स बन गए, ठीक, क्या बन गए, गैप्स बन गए। इस क्रिस्टल, जो ये क्रिस्टल परमिटिव ओशियनिक क्रस्ट थी, इसमें ब्लॉक बन गए, अलग अलग गैप्स बन गए, ठीक, रिफ्ट्स बन गए। इनको बोलेंगे हम सेंट्रल रिफ्ट्स। ऑल दीज आर सेंट्रल रिफ्ट्स। और जैसे ये रिफ्ट्स बन गए तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स बन गए। क्या बन गए, काइंडली अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स बन गए, दीज आर द इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स। और इनको हम क्या बोलेंगे, रिफ्ट्स फॉर बिगिनर्स, गैप्स। ओके, अब हमें पता चला ये रिफ्ट्स कैसे बने, ठीक। ये वही प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट थी जो एक सिंगल थी, पहले सिंगल लिथोस्फीयर था ये, ठीक है, प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट। बट बिकॉज ऑफ द टेंशनल फोर्स एक्सीडिंग टेंशनल स्ट्रेस, कंटिन्यूली क्या हुआ, ये जब नीचे से कन्वेक्शन करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, कन्वेक्टिव सेल्स अपोजिट डायरेक्शन में, उनकी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, उसके ऊपर ओवरलाइंग जो प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट थी वो भी स्ट्रेच हुई, थिन हुई, और वो भी, उसमें भी फ्रैक्चर पड़ गए। फ्रैक्चर क्यों पड़े, आपको पता है, ये वाली फोर्स इधर जा रही है, टेंशन स्ट्रेस बिल्ट हुआ। जब टेंशन स्ट्रेस एक्सीड हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ पे जब ये हुआ, ये मतलब ये दो गैप्स, ये जो गैप्स बने, रिफ्ट्स बने, दीज रिफ्ट्स मार्क्स द, ये रिफ्ट्स मार्क्स द, ये क्या करते हैं, मार्क्स द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री मींस के रिफ्ट्स कहाँ बने, डाइवर्जेंट बाउंड्री पे, जहां से प्लेट्स टूट के अलग लगी, जहां से क्रस्ट टूट के एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने लगी। तो जहां से ये जिस पॉइंट से टूटी वहीं तो फ्रैक्चर बनेगा, वहीं तो गैप्स बनेंगे। अब जो वहीं पे जो जब गैप्स बनेंगे तो वो बड़े बड़े जब हो जाएंगे, विद द मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, विद द मिलियन ऑफ ईयर ऑफ डाइवर्जेंस, ये गैप्स वहां बन गए और इनको बोलेंगे हम सेंट्रल रिफ्ट्स। अब हमें ऑलरेडी पता है, हम पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं, हम इतने एडवांस लेवल पे आ चुके हैं अब कि हमें कोई बोलेगा कि मेंटल में प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर ज्यादा होता है, हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हम इस लेवल तक आ चुके हैं। हम बोलेंगे कि सर टेम्परेचर भी हाई होता है मेंटल में, प्रेशर भी हाई होता है मेंटल में, दोनों कंडीशन जो मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इन द डेप्थ ऑफ अर्थ। और इससे क्या होगा कि ये जब इस वजह से टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा होते हैं। अब ये जो मेंटल का मटेरियल था प्रीडोटाइट, ठीक, इसकी ये पहले मेल्ट नहीं हो रहा था, इतने हाई टेम्परेचर पे ये जो रॉक्स थी, मेंटल की रॉक्स थी, ये मेल्ट नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि ऊपर प्रेशर भी था, ऊपर टेम्परेचर तो था, बट टेम्परेचर एक्ट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज ये कंपैक्ट थी, कंपैक्शन फॉर्म में थी, हाई प्रेशर भी था वहां पे। अब जैसे ही बेटा ये गैप्स बने, ये फ्रैक्चर्स बने, रिफ्ट्स बने, इन गैप्स की वजह से ये प्रेशर यहाँ से रिलीज हो गया, प्रेशर मेंटल का प्रेशर कुछ हद तक रिलीज हुआ। जैसे ही मेंटल का प्रेशर रिलीज होता है तो क्या होता है, यहाँ पे डीकम्प्रेशन मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, किसकी, प्रीडोटाइट की। अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ का, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लें आप। इसमें क्या होता है कि ये डीकम्प्रेशन होती है, डीकम्प्रेशन मेल्टिंग स्टार्ट होती है इसकी, क्योंकि प्रेशर कम हो गया। अब क्या हो गया, अब पहले देखो इसको फ्लो चार्ट्स में भी आप लिख लो, क्रिस्टल थिनिंग हुई, स्ट्रेचिंग हुई, फ्रैक्चरिंग हुई, किसकी वजह से हुई, बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। अब क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, हमें पता है कि मेंटल के नीचे क्या था, कन्वेक्शन करंट्स थी। मेंटल के नीचे क्या था, प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट, बेसिकली उसी की बात कर रहे हैं, ये उसमें प्रोसेस चला। अब प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट में के नीचे क्या था, मेंटल के बीच में क्या था, क्या कौन सा एक्टिविटी चल रही थी, कन्वेक्शन करंट्स चल रही थी। जस्ट एक फ्लो चार्ट फॉर रिमेम्बरिंग, कन्वेक्शन करंट्स चल रही थी। कन्वेक्शन करंट्स की वजह से क्या हुआ था, मेंटल जो मटेरियल था वो अपराइज हुआ तो उससे क्या हुआ, डाइवर्जेंट बाउंड्री बनी। डाइवर्जेंट बाउंड्री से क्या हुआ, टेंशनल फोर्स इसने क्या बिल्ड किया था। देखो ऐसे कनेक्ट करो आप, की वर्ड्स आप लिखते रहो ताकि आप को ये हमेशा याद रखे, ठीक। कन्वेक्शन करंट्स चल रही थी, उसके बाद क्या हुआ, कन्वेक्शन करंट्स ने जब स्ट्रेस डाला था तो उससे क्या हुआ, टेंशनल स्ट्रेस ज्यादा बिल्ट हुआ। क्या हुआ था, टेंशनल स्ट्रेस की वजह से क्या बने थे, रिफ्ट्स। गैप्स बने तो प्रेशर रिलीज हुआ,
मेंटल का जो पहले प्रेशर था वो कम हुआ, अब उस प्रेशर रिलीज से क्या हुआ, जो मेंटल का मटेरियल था पीरियोडाइट, डोमिनेट पीरियोडाइट, पीरियोडाइट की क्या हुई, पार्शियल मेल्टिंग। पार्शियल मेल्टिंग क्यों हुई, डीकम्प्रेशन मेल्टिंग, पार्शियल मेल्टिंग और डीकम्प्रेशन मेल्टिंग। अब डीकम्प्रेस हो गया, पहले कंपैक्ट था वो कंप्रेस्ड था, अब डीकम्प्रेशन मेल्टिंग हुई। ठीक, अब ये जब पार्शियल मेल्टिंग हुई तो क्या बनता है, वी ऑलरेडी नो, हमने 2 लेक्चर्स में थोड़ा बेस देखा था, हमें पता पार्शियल मेल्टिंग ऑफ पीरियोडाइट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बसाल्टिक मैग्मा। ये आप ऐसे फ्लो चार्ट बना लो एक, काइंडली नोट डाउन दीज थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बसाल्टिक मैग्मा हमारे पास बन गया। अब बसाल्टिक मैग्मा, हमें पता है कि बसाल्टिक मैग्मा हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, बसाल्टिक मैग्मा क्या है, बसाल्टिक मैग्मा क्या है, लेस डेंस एंड मोर पॉइंट, लेस डेंस एंड मोर पॉइंट देन द सराउंडिंग मेंटल रॉक्स। जितनी भी ये मेंटल की रॉक्स है, ये वाली सराउंडिंग में जितने भी हैं, ठीक है, these are mental rocks, these are mental rocks। अब जो पीरियोडाइट का जो पार्शियल मेल्टिंग हुई थी बिकॉज ऑफ डीकम्प्रेशन, अब इसका जो है इससे क्या बना, बसाल्टिक मैग्मा। अब बसाल्टिक मैग्मा क्या है, लेस डेंस एंड मोर पॉइंट देन द सराउंडिंग मेंटल रॉक्स। अब ये क्या होगा, अगर लेस डेंस और मोर पॉइंट है तो ये क्या यहाँ पे रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। ये क्या होगा, अप राइजिंग होगी, अप वेलिंग होगी इसकी, इस बसाल्टिक मैग्मा की अप वेलिंग होगी। कौन सा मैग्मा था ये, बसाल्टिक मैग्मा, बसाल्टिक मैग्मा। ठीक है, ये बसाल्टिक मैग्मा, अब क्योंकि पार्शियल मेल्टिंग हो चुकी, बसाल्टिक मैग्मा बन गया। अब ये बसाल्टिक मैग्मा क्या होगा, अप राइज होगा, अप वेलिंग होगी इस बसाल्टिक मैग्मा की। और ये बसाल्टिक मैग्मा कहां से निकलेगा, थ्रू दिस गैप्स एंड ड्रिफ्ट्स। ये बाहर आएगा सरफेस, क्योंकि ये लाइटर है और ये कंटिन्यू सप्लाई नीचे से हो रही है। अब ये नीचे क्या आएगा, ये बाहर आएगा, कहां से बाहर आएगा, फ्रॉम थ्रू दीज गैप्स एंड रिफ्ट्स। और यहाँ पे आके क्या करेगा, ये सॉल्टिफाई हो जाएगा, क्विकली सॉल्टिफाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर कंट्रास्ट। यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे क्विकली सॉल्टिफिकेशन की वजह से ये बसाल्ट यहाँ पे सबमिट सॉल्टिफाई हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये पूरा एक सॉल्टिफिकेशन होती होती जाएगी बसाल्ट की। और रिपीटेड एरप्शंस, रिपीटेड जो बसाल्ट का एरप्शन होता रहेगा, निकलता रहेगा इन फीचर से, गैप से और रिफ्ट, सेंट्रल रिफ्ट से, यहाँ पे ये आके डिपॉजिट होता जाएगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलियंस ऑफ ईयर इसमें लगेंगे, और ये दोबारा से जब रिपीटेड एरप्शन होती रहेगी तो ये बसाल्ट ये वाला यहाँ पे सबमिट होता जाएगा, यहाँ पे सॉल्टिफाई होता जाएगा। और ये इसी से क्या करेगी, न्यू बसाल्टिक ओशियनिक क्रस्ट बनती जाएगी, न्यू बसाल्टिक ओशियनिक क्रस्ट बनती जाएगी। रिमेंबर दिस बसाल्टिक मैग्मा जो है, न्यू बसाल्टिक मैग्मा जो अमर्ज हुआ, एरप्ट हुआ, वो कहाँ पे सॉल्टिफाई हुआ, along the edges of this divergent boundaries, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। हम पढ़ चुके हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या है, वो बाउंड्रीज होती हैं जहां से प्लेट एक दूसरे के अपोजिट साइड में मूव करती हैं। ठीक है, अब ये नया बसाल्टिक मैग्मा जो है ये यहीं पे डिपॉजिट होगा, और ओल्ड वाला जो पहले हुआ था उसको ये रिप्लेस कर देगा, उसको अलोंग द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज ये पुश करेगा फ्रॉम द अवे फ्रॉम द रिजिस, इन रिजिस से दूर पुश करेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्टिफिकेशन हो जाएगी, नई बसाल्टिक ओशियनिक क्रस्ट बनेगी। अब हमारे पास क्या बन गई, नई न्यू बसाल्टिक ओशियनिक क्रस्ट। तो ये कहानी थी हमारी, हमें पता चल चुका कि कैसे क्या प्रोसेस था, बसाल्टिक ओशियनिक क्रस्ट कैसे फॉर्म हुई। ठीक है, अब पता चला कि ये बसाल्ट कहाँ से आया, बसाल्टिक मैग्मा बेसिकली पार्शियल मेल्टिंग ऑफ मेंटल रिच पीरियोडाइट रॉक। ठीक, अब उसकी पार्शियल मेल्टिंग हुई है तो क्या बन गया, बसाल्टिक मैग्मा। बसाल्टिक मैग्मा इन गैप्स और फिशर्स के थ्रू निकला बाहर और यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया। और हर एक नए eruption ने बसाल्ट की एक नई लेयर को डिपॉजिट कर दिया, सॉलिडिफाई कर दिया, जिससे विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये प्रोसेस जब चलता रहा, मिलियंस ऑफ ईयर लगे, इसमें ये बसाल्टिक ओशियनिक क्रस्ट बनी। तो ये आप नोट कर दीजिएगा, ये इसको मैं थोड़ा और आपको क्लियर डायग्राम बना के विजुलाइज करवाता हूँ।
ये हमारे पास प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट, इसमें गैप्स बन चुके थे। गैप्स क्यों बन चुके थे मैंने अभी अभी बता दिया, आप देख लेना दोबारा से क्यों बने वो मैकेनिज्म आप देख लेना। अब ये एक इंडिपेंडेंट जब ब्लॉक बन गया था, ठीक, वो दीज आर ओशियनिक प्लेट्स। अब इसके बीच में जो जो सेंट्रल रिफ्ट्स बने थे, इस रिफ्ट से क्या हुआ था, बसाल्टिक मैग्मा अपवेल हुआ था। क्या हुआ था, बसाल्टिक मैग्मा, ये बसाल्टिक मैग्मा अपवेल हुआ बिकॉज इट्स लेस डेंस एंड मोर पॉइंट। ये क्या हुआ, ऊपर उठा, अपराइज हुआ, अपवेलिंग ऑफ बसाल्टिक मैग्मा। अब यहाँ पे आके जब ये ऊपर आया तो ये क्विकली सॉलिडिफाई हुआ बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर क्रॉस फ्रॉम द अपर एंड द इंटरनल अर्थ। अंदर तो टेम्परेचर ज्यादा था, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो जाएगी और ये यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। पहले यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, फिर जब दोबारा इंट्रूजन हुआ बेसाल्टिक मैग्मा का और ये वाला इसने पुश किया अलॉन्ग द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ये वाला इधर पहुंच गया। इसी तरीके से जो नया फिर से इंट्रूजन हुआ, पुराने वाला आगे मूव हुआ, ये प्रोसेस रिपीट होता गया ये। और इसी तरीके से ये मिलियंस ऑफ ईयर लगे और नई बेसाल्टिक ओशियनिक क्रस्ट हमारे पास बनी। बेसिकली इसी को जाके आगे हम देखेंगे, यही कंसेप्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, हैरी हेस का, जो हम नेक्स्ट जब आएगा तो हम उसको देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं कि इसके नेक्स्ट क्या हुआ। अब स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला, तो काइंडली प्ले योर इंटेंशन। अब क्या होता है, अब बेसाल्टिक ओशियनिक क्रस्ट बन गई। अब क्या होता है, अब ये जो दो इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स थे बेसाल्टिक ओशियनिक क्रस्ट के, दिस वन सपोज एंड दिस इज एन अदर वन। अब वो बेसाल्टिक ओशियनिक क्रस्ट का पार्ट जो ओल्ड है, कोल्ड है और हैवी है, मतलब जो पुराना है वो क्या होगा, ठंडा होगा थोड़ा कंपैरेटिवली न्यूअर वन से, और वो क्या होगा, हाई डेंसिटी होगी उससे। जो ओल्ड है, ओल्ड ओल्ड ये ओल्ड आ गई, ओल्ड प्रिमिटिव क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट। ये न्यू वाली आ गई, सपोज न्यू प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट, बोथ आर प्रिमिटिव, बट ये है कि एक इसका पार्ट ओल्ड है। ओल्ड मैंने अभी आपको बताया क्यों है, जहां पे मैग्मा मतलब ये पुश करता रहता है मिलियंस ऑफ ईयर, जो वही नया वाला मैग्मा पुराने वाले को पुश करेगा, बेसाल्ट को वो पुश करेगा, वो अलॉन्ग द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के एंड पे चला जाएगा, लास्ट पे चला जाएगा। वो पुरानी होगी, ओल्ड प्लेट बोलेंगे उसको, और वो क्या होगी, डेंसिटी उसकी हायर होगी नई वाली से। और अब क्या होगा यहाँ पे, उस वक्त तो कोई मतलब अब कंटिनेंटल प्लेट नहीं थी, ठीक है। अब हमने जैसे पिछले पढ़ा था टेंशनल फोर्स, अब यहाँ पे रोल आता है कंप्रेशनल फोर्स का। कन्वेक्टिव सेल्स नॉट ओनली बिहेव इन द एक्ट एज द हॉरिजॉन्टली और इन द टेंशनल मैनर, बट आल्सो इन द कंप्रेशनल वे आल्सो। इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा था कंप्रेशन जैसे लगेगा, जैसे ये कन्वेक्टिव सेल मान लो आप, ठीक, और ये दूसरा कन्वेक्टिव सेल मान लो, ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा था, ये टेंशन पड़ रही थी, मतलब एक दूसरे से प्लेट मूव अवे कर रही थी। एट द सेम टाइम एक कंप्रेशनल फोर्स भी यहाँ पे एक्ट हो रही है, ठीक। यहाँ पे जहाँ पे ये कन्वेक्टिव सेल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर वाली जो हमारे पास क्रस्ट है, वो भी इसके इन्फ्लुएंस में है, वो भी इसी को फॉलो करेगी, इसी का पाथ फॉलो करेगी, और बिकॉज ये मीडियम प्रोवाइड कर रहा है उसको, ओके। अब जब ये कन्वर्ज होंगी, ये अब कन्वर्ज हो रही है, एक दूसरे के पास आ रही है, कन्वर्जेंस हो रहा है यहाँ पे। और उस वक्त अर्लियर स्टेज में हमारे पास देयर वाज नो कॉन्टिनेंट, हमने शुरू में देखा देयर वाज नो कॉन्टिनेंट टाइप का कोई चीज नहीं थी, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं होगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं थी, इसलिए क्या होगा यहाँ पे ये जो कन्वर्जेंस होगा इसको बोलेंगे ओशन ओशन कन्वर्जेंस। नोट डाउन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बिगिनिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हाउ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इवॉल्व फ्रॉम द बेसाल्टिक ओशियनिक क्रस्ट। अब क्या होगा, ओशन ओशन कन्वर्जेंस होगा, मतलब जो ओल्ड प्लेट है कंपैरेटिवली दूसरी के, दोनों दोनों ओशियनिक प्लेट्स है, बट एक आगे ओल्ड, जो ओल्ड है वो क्या है, हाई डेंसिटी है उसकी कंपैरेटिवली टू द न्यू प्लेट्स। अब क्या होगा, यहाँ पे देखें आप, दिस इज वन प्लेट न्यू, दिस इज second plate, second oceanic plate, both since these are both are oceanic plates,
अब जो हैवी है, सपोज ये ओल्ड है, ये क्या है, ये न्यू, ये ओल्ड। अब क्या होगा, कन्वर्जेंस होगी। कन्वर्जेंस क्यों होगी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बिकॉज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कन्वेक्शन सेल्स। अब जो जहां से मेंटल का मटेरियल डाउनवर्ड आएगा, मतलब पहले जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही थी उसकी वजह से क्या हुआ, डाइवर्जेंस हुई। जब वही वही मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट हुई इसकी, ठीक, उसे क्या हुआ, अब कन्वर्जेंस होगी। अब कन्वर्जेंस होगी, ये मतलब इन द सेम डायरेक्शन में आएगी। अब जो हैवी ओशियनिक प्लेट है वो क्या करेगी, इट स्टार्ट सब्डक्टिंग बिलो द लाइटर ओशियनिक प्लेट इन दिस वे। ये इसका सबडक्शन हो गया, मतलब इस प्लेट का एक पार्ट जो है वो नीचे आ गया, ठीक, मेंटल में आ गया। नीचे क्या है, मेंटल, पूरा ये मेंटल है। और ये जो पार्ट है हमारे पास, ये इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगुलर, ये वाला, ये आ गया हमारे पास मेंटल वेज। काइंडली नोट दिस, ये आ गया, ड्रा दिस, अपने नोटबुक पे आप ड्रा करो, ये आ गया मेंटल वेज। मेंटल वेज क्या है, ये मेंटल का ही पार्ट है। ये किसके ओवरलाइंग जो क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट, उसके नीचे, और सबडक्टिंग पार्ट है जो उसके ऊपर, ठीक है, इन द ट्राइंगुलर शेप में, आप इतना याद रखो, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कन्वर्जेंस हुई, क्या होगी जी, ये कन्वर्जेंस हुई, ये प्लेट और ये आपस में कन्वर्ज हो रही, कन्वर्जेंस, बेसिकली इट इज सबडक्शन। इसी जोन को कहेंगे, ये जब एक दूसरे के सेम आने लगी, ओके, सेम डायरेक्शन में आने लगी, जो हैवियर थी वो नीचे आ गई, सबडक्ट होगी, दिस जोन इज नोन एज जोन ऑफ सबडक्शन। ये जोन बन गया हमारे पास जोन ऑफ सबडक्शन। और ये है इंक्लाइंड वाला एरिया, ये वाला इंक्लाइंड वाला एरिया, ठीक, जहां से ये सबडक्शन, इस प्लेट की जो सबडक्शन हो रही है, जो इंक्लाइंड एरिया है, इस एरिया को हम कहेंगे बेसिकली वडाटी बिनियाफ जोन। ये आ गया हमारे पास बिनियाफ जोन। बिनियाफ इज द अमेरिकन जियोफिजिस्ट, और विडाटी, कोयो विडाटी वाज एन जापानीज सिस्मोलॉजिस्ट, ओके। अब इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पे ये वाला एरिया, ये थोड़ी एडिशनल और एडवांस इंफॉर्मेशन में दे रहा हूँ। बेसिकली कुछ नेट के बच्चे भी हैं, और कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सेट का कोर्स भी, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ये बिनियाफ जोन क्या है, बेसिकली ये इन दोनों ने आइडेंटिफाई किया था सबडक्टिंग प्लेट में वो एरिया जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डी फ्रॉम शैलो फोकस टू डीप फोकस अर्थक्वेक। मोस्टली डीप फोकस अर्थक्वेक 700 किलोमीटर तक जो होते हैं, ये एक अलग पार्ट है, बस आप इतना याद रखो, ये वाला पार्ट है बिनियाफ जोन का। अब क्या होता है, ये सबडक्शन हुई, इसकी सबडक्शन हुई, तो हमें पता है मेंटल में क्या है, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर भी हाई है। बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर अब क्या होने लगा, ये जो प्लेट है, ये जो है, ये आल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स, रॉक्स का ही पार्ट है। नीचे जब आया, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, एंड द मिनरल्स आर इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। मिनरल्स में क्या होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है। जैसे ही ये टेम्परेचर यहाँ पे इन पे एक्ट हुआ, इस रॉक पे टेम्परेचर एक्ट हुआ, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे इस ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसकी मतलब जो हाइड्रेटेड है, इसकी डिहाइड्रेशन शुरू होगी। क्या होगी, डिहाइड्रेशन मतलब पानी रिमूव हो गया इसमें से, जो वाटर रिमूव हो गया। जो वाटर रिमूव हुआ वो कहाँ गया, वो इस गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करो, वाटर कहाँ गया, वाटर रिलीज इन दिस मेंटल वेज। ये क्या है, मेंटल वेज बोलते हैं, मेंटल वेज। यहाँ वाटर रिलीज हुआ। जैसे ही वाटर मेंटल वेज में रिलीज हुआ, तो वाटर ने क्या किया, जो मेंटल वेज का प्रीडोटाइट था, प्रीडोटाइट रॉक्स की जो मिनरल्स थे, जो प्रीडोटाइट मिनरल्स, वहां पे इसकी बॉन्डिंग वीक कर दी। वाटर ने क्या किया, बॉन्डिंग वीक कर दी। वीक बॉन्डिंग से क्या हो गया, यहाँ पे पार्शियल मेल्टिंग स्टार्ट होगी। किसकी पार्शियल मेल्टिंग स्टार्ट होगी, यहाँ प्रीडोटाइट की। प्रीडोटाइट की पार्शियल मेल्टिंग स्टार्ट हुई तो क्या बना, बसाल्टिक मैग्मा बना, बसाल्टिक मैग्मा।
नोट डाउन दिस बेसाल्टिक मैग्मा। वहां पे भी जब डाइवर्जेंस हुई थी, हमने जब कंटिन्यू ओशियनिक क्रस्ट पढ़ी, जब वहां पे हमने देखा वहां पे पार्शियल मेल्टिंग होने की वजह से क्या बना, वहां पे पार्शियल मेल्टिंग होने की वजह से बना था, डीकम्प्रेशन होने की वजह से क्या बना था, बेसाल्टिक मैग्मा। बट वो एक जब प्रेशर रिलीज हुआ था, मतलब जब वहां पीरियोडाइट की डीकम्प्रेशन हुई थी, वहां पे प्रेशर एज अ रोल था, यहाँ पे वाटर एज अ एजेंट काम कर रहा है। वो दोनों केसेस में बेसाल्टिक मैग्मा प्रोड्यूस हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर जो है वो मिनरल्स की बॉन्डिंग को वीक कर रहा है, जिसकी वजह से पार्शियल मेल्टिंग स्टार्ट होती है, बेसाल्टिक मैग्मा बनता है। बेसिकली इट इज बेटर नोन एज फ्लक्स मेल्टिंग। फ्लक्स मेल्टिंग हुई, flux melting of peridotite leads to the formation of basaltic magma in convergent plate boundaries। जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में क्या हुआ, फ्लक्स मेल्टिंग की वजह से बेसाल्टिक मैग्मा बना। अब जब बेसाल्टिक मैग्मा बना, यहाँ ये बीइंग वही कहानी आ गई, बीइंग द लेस डेंस एंड मोर पॉइंट इट स्टार्ट टू राइज अपवर्ड। अपवर्ड करेगा, अपराइजिंग होगी, अपवेलिंग होगी, इसकी अपवेलिंग से क्या होगा, ये बेसाल्टिक मैग्मा जो बना, ये जो मेंटल वेज से। अब इट शुड बी नोटेड कि बहुत से स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि उनको लगता है, और कई बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब ये डाउनवर्डिंग जो मूवमेंट है, जो ये जो प्लेट का पार्ट है, सब्डक्टिंग पार्ट है, ये मतलब मेल्ट हुआ। बट ये मेल्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वाटर था, वाटर की वजह से इसका टेम्परेचर लो हो गया। मेल्ट क्या हुआ, वाटर जब रिलीज हुआ ना यहाँ पे, इसने फ्लक्स मेल्टिंग की यहाँ पे। ऑल्दो इट डज नॉट डायरेक्टली डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट मेंटल मटेरियल, इसने वो नहीं काम किया, बट इट एक्ट एज अ एजेंट। ओके, क्योंकि इसने क्या किया था, मिनरल वो वीक कर दिए थे, बॉन्डिंग वीक कर दी थी, और फिर उसके बाद ये जैसे ही बॉन्डिंग वीक हुई तो इसकी क्या हुई, मेल्टिंग स्टार्ट होगी, फ्लक्स मेल्टिंग। अब जो ये मैग्मा बना हमारे पास, बेसाल्टिक मैग्मा, ये वही कहानी आ गई, बीइंग द लेस डेंस एंड मोर पॉइंट, स्टार्ट हो गया मूवमेंट, इसकी स्टार्ट होगी अपवर्ड, अपवेलिंग होने स्टार्ट होगी। अब अब वहां पे जो पिछली कहानी थी, जब ओशियनिक क्रस्ट बनी थी, वहां से ये बेसाल्टिक मैग्मा वहां सीधा गैप्स और फीचर से और सेंट्रल ड्रिफ्ट से बाहर निकला था, ठीक, और वहां पे सॉलिडिफाई हो गया था। बट अब यहाँ पे आप देखो, ऊपर क्रस्ट है, ऊपर क्या है, प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट। अभी हम प्रिमिटिव पढ़ रहे हैं, अब प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट है। अब मैग्मा ये जो बना, इसकी क्या होगी, लॉन्ग जर्नी होगी। लॉन्ग जर्नी मींस पहले ये सीधा उन रिफ्ट से निकल जाता था, बट अब कन्वर्जेंस में रिफ्ट हमारे पास नहीं है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे ऊपर हमारे पास प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट है। अब ये क्या है, बीइंग द थिक है, और मैग्मा जो ऊपर चढ़ेगा उसको एक लॉन्ग जर्नी मतलब करनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी, लंबा सफर करना पड़ेगा। अब ड्यूरिंग इट्स जर्नी इट स्टार्ट द मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन होती है, मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन मीन्स टू से दैट जो मैग्मा है उसमें कोई एक ही मिनरल नहीं होता, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। अब कुछ मिनरल्स जो है पहले कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, कुछ बाद में होंगे, और लेटर वन बाद में जब ये एवॉल्व होता जाएगा तो बाद में कुछ लास्ट पे क्रिस्टलाइज होंगे। लाइक सबसे पहले हमारे पास हैवी मिनरल्स जैसे ओलिविन एंड पायरोक्सिन्स, ओलिविन्स एंड पायरोक्सिन्स, ये सबसे पहले क्रिस्टलाइज होंगे, सबसे पहले सॉल्टिफाई होंगे, और उस मैग्मा से ये अपने आप को अलग कर देंगे बेसिकली। और जैसे ही मैग्मा से अलग कर देंगे और मैग्मा जब और ऊपर जाएगा तो वो सिलिका रिच होता जाएगा। क्या होता जाएगा, सिलिका रिच होता जाएगा। और इसी वजह से सबसे पहले क्या होता है, जब ये मिनरल्स अपने आप को अलग कर देते हैं तो ये जो बेसाल्टिक मैग्मा है, अब ये बेसाल्टिक मैग्मा नहीं रहता, इसकी कंपोजिशन मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन के थ्रू चेंज होती है। अब ये बन जाता है एंडीसाइटिक मैग्मा। पॉइंट शुड बी नोटेड, एंडी साइटिक मैग्मा। वाई एंडीसाइट, बिकॉज साउथ अमेरिका के जो एंडीज माउंटेन्स हैं उनमें ये हमें कॉमन ये स्ट्रक्चर्स दिखे, तो उसी के बेस पे हमने ये नाम रख दिया एंडीसाइटिक मैग्मा, ठीक। अब ये एंडीसाइटिक मैग्मा क्या हुआ, अब एंडीसाइटिक मैग्मा ये फर्दर मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन होती गई फर्दर, ओके, क्योंकि लॉन्ग जर्नी थी। अब ये अपराइज हुआ, अब ये एंडीसाइटिक मैग्मा, इस एंडीसाइटिक मैग्मा के पास दो पॉसिबल कंडीशंस हैं, ये आप नोट डाउन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंडीसाइट जो मैग्मा बना इसके पास दो दो कंडीशंस बनती हैं, दो पॉसिबल कंडीशंस बनती हैं इसके पास। क्या, ऊपर आगे प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट ये राइज कर रहा है, अब ये एंडीसाइटिक मैग्मा क्या होगा, यहाँ पे आएगा, क्या होगा, ये
बेसिकली एंडीसाइटिक मैग्मा जो है वो ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, eruption, ठीक, ये सरफेस पे आ गया और सरफेस पे आ गया ये वॉल्केनिक eruption, वॉल्केनिक eruption, ठीक। किसकी सरफेस पे आ गया? ओशन की सरफेस से ऊपर आ गया, मतलब ओशन वाटर के से ऊपर हो गया। जैसे ओशन था ना, यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट थी ना, पानी था ये, अब इससे ऊपर ये हमें स्ट्रक्चर्स दिखने लगे, ठीक। ये एंटीसाइटिक जो है दिस इज बेसिकली ये वॉल्केनिक इग्नियस रॉक, और ये सबसे पहले हमें कॉन्टिनेंटल के मतलब फर्स्ट कॉन्टिनेंटल रॉक मिलती है ये सरफेस पे, ओशन की सरफेस पे। अब जब ये eruption हुआ दिस एंटीसाइटिक मैग्मा, ठीक है, ये erupt हुआ, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है, आइसोलेटेड वॉल्केनिक आर्क्स, ठीक। अब मैंने कहा था कि एंटीसाइटिक जो है एंटीसाइटिक मैग्मा, इसके पास दो कंडीशंस थी, या तो ये क्या करे, या तो ये erupट हो जाए, या फिर ये विद इन द क्रस्ट या इसके बेस पे सॉल्टिफाई हो जाए, ठीक। अब जो मैग्मा सरफेस पे आ गया, जो मैग्मा सरफेस पे आ गया, वो यहाँ पे इसने आइसोलेटेड वॉल्केनिक eruption मीन eruption हुआ, वॉल्केनिक eruption हुआ, सरफेस को मतलब इसने तोड़ा, क्रैक किया, फ्रैक्चर रैप्चर किया, और जो बेसिकली जो प्रिमिटिव ओशनिक क्रस्ट थी उसको रैप्चर फ्रैक्चर किया, और एक वहां से वीकर जोन से वहां से वॉल्केनिक eruption हुआ, और eruption की फॉर्म में ये बाहर आया इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड वॉल्केनिक आर्क, ठीक है। अब क्या हो गया, ये वॉल्केनिक eruption हुआ, आइसोलेटेड वॉल्केनिक आर्क बने। इन जब ये रॉक्स कूल हुई, सॉलिडिफाई होगी, तो इनको हमने नाम दिया किसका, एंडीसाइट रॉक्स, ठीक। ये आइसोलेटेड वॉल्केनिक आर्क्स बन गए। अब क्या होता है, अब कुछ मोस्ट ऑफ द मैग्मा क्या होता है स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द मैग्मा क्या होता है, ये ऊपर 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 तक नहीं पहुंच पाता, ये मैग्मा स्टार्ट करता है कहाँ पे, ये जो एंटीसाइटिक मैग्मा था ये स्टार्ट करता है यहाँ पे डिपॉजिट होना ऑन द बेस ऑफ primitive oceanic crust, and within the oceanic crust, primitive oceanic crust, on the base and within the primitive oceanic crust, ठीक। इसमें आके मतलब सॉलिडिफाई होना चाहता है, जब ये बेस पे या अर्थ के बीच, क्रस्ट की बीच में ही इंट्रैप हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, स्लोली कूल करेगा, बिकॉज अगेन ऑफ द टेम्परेचर कंट्रास्ट, अर्थ के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेरेटिव द वाटर सरफेस, और इसी वजह से ये एंटीसाइटिक मैग्मा जो है वो एक बड़े बड़े ब्लॉक्स में बन जाएगा, और सबसे पहले क्या बनता है, और इसकी फिर जो फर्दर मैग्नेटाइजेशन होती है, फर्दर जैसे मैग्नेटाइजेशन होती है, तो उससे में क्या बनता है, सबसे पहले हमारे पास जो अर्लीस्ट कॉन्टिनेंटल फर्स्ट कॉन्टिनेंटल टाइप रॉक्स मिलती हैं, वो टीटीजी याद रखो आप, अर्लीस्ट कॉन्टिनेंटल रॉक टाइप जो हमें मिलती है वो क्या है, यहाँ पे TTG. Basically this is the TTG group or TTG suite, that is ये सबसे पहले रॉक्स बिकॉज ऑफ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एंटीसाइटिक मैग्मा की डिफ्रेंसिएशन जब होती गई, तो उससे पहले मतलब सिलिका रिच होता गया, तो सबसे पहले हमारे पास जो रॉक बनी, जो फर्स्ट जो ये ग्रुप बना, तो सबसे पहले ये तीनों रॉक्स बनी, ठीक है। और जो सबसे पहले हमें कॉन्टिनेंटल इंट्रूसिव रॉक्स हैं, जो सबसे पहले हमारे पास आ गया कौन सा, टोनालाइट, ट्रोनोडिमाइट, इसको ये डी और ये एच और जे इसमें साइलेंट आ जाता है, ट्रोनोडिमाइट और ग्रेनोडायोराइट, ये ग्रुप ऑफ रॉक्स हमें मिलता है सबसे पहले, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ रॉक्स, कौन सी, टोनालाइट
ट्रोनोडाइमाइट एंड ग्रेनोडायोराइट, टीटीजी शूट भी कहते हैं इसको। क्यों? सबसे पहले जब एंटीसाइड की मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन हुई तो सबसे पहले हमें क्या हुआ कि ये वाले ग्रुप्स कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ रॉक्स मिली। अब टीटीजी क्या है, मतलब टोनालाइट क्या है? टोनालाइट बेसिकली, टोनालाइट एक वो रॉक है जिसमें मतलब क्वार्ट्स ज्यादा होता है, ठीक है, क्वार्ट्स ज्यादा होता है और फेल्सपर प्लेजियो, बेसिकली इट्स प्लेजियो क्लास फेल्सपर डोमिनेट होता है और पोटाशियम फेल्सपर इसमें नहीं होता। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे सर क्वार्ट्स क्या होता है? बेसिकली क्वार्ट्स वो होता है जिसमें मतलब जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है, और जिस रॉक्स में सिलिका ज्यादा होता है तो वो क्वार्ट्स रिच मानी जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आ गया हमारे पास फेल्सपर। फेल्सपर दो तरह का होता है। फेल्सपर बेसिकली ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कॉमन मिनरल ग्रुप है, ये सबसे कॉमन पाए जाने वाला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो मिनरल्स है वो फेल्सपर है। और फेल्सपर दो किस्म का होता है, दो टाइप का। आप थोड़ा सा इसकी आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लो, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो नेट यूजीसी वाले बच्चे हैं तो वो इसको नोट डाउन कर देंगे। अब जो प्लेजियो क्लास फेल्सपर होता है वो क्या होता है? फेल्सपर मैंने बोला दो तरह का होता है, एक प्लेजियो क्लास फेल्सपर और एक पोटेशियम फेल्सपर या के फेल्सपर उसको बोलते हैं। प्लेजियो क्लास फेल्सपर जो होता है वो बेसिकली सोडियम और कैल्शियम से बना होता है, ठीक है, उसमें सोडियम और कैल्शियम ज्यादा होता है और उसमें वो मोस्ट ऑफ ज्यादा वो हमें एंटीसाइड और बेसाल्टिक रॉक्स में मिलता है। और दूसरा आ गया हमारे पास पोटेशियम फेल्सपर, जिसमें कॉमन सा बात है कि वो फेल्सपर जिसमें मतलब पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, ठीक है, और इसमें क्वार्ट्स भी होता है, ठीक है। अब जिसमें क्वार्ट्स होगा और फेल्सपर भी होगा तो वो बेसिकली ये इवॉल्व हो रहा है लेटर मैग्मेटिक की डिफरेंशिएशन की वजह से, ये चीजें इवॉल्व होती रहती हैं और अल्टीमेटली क्वार्ट्स और सिलिका रिच ज्यादा जब आएगा तो तब ग्रेनाइट बन जाएगा। अब ये क्या है जो टोनालाइट, इसमें क्या हमने बोला क्वार्ट्स होता है। क्वार्ट्स क्या होता है? इसमें क्या होता है? क्वार्ट्स, काइंडली नोट डाउन। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते रहिए, डायग्राम्स और जितने भी ये फ्लो चार्ट्स हैं ये बनाना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम थ्योरी अब लिखेंगे किसी भी एग्जाम में तो बस ये पॉइंट्स हम कनेक्ट करेंगे और थोड़ी हमें अपनी इंग्लिश ग्रामर अच्छी करनी पड़ेगी और ये सारी चीजें हम एक अच्छे तरीके से इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। टोनालाइट, टोनालाइट में क्या था, मैंने क्या बोला? क्वार्ट्स। क्वार्ट्स ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा नहीं होता, होता है, ठीक, क्वार्ट्स होता है और इसमें प्लीजियोक्लेस फेल्सपर, वो क्वार्ट्स प्लस प्लीजियोक्लास फेल्सपर इसमें डोमिनेट होता है। प्लीजियोक्लास फेल्सपर क्या है बताया मैंने, क्या जो किससे बना है? सोडियम एंड कैल्शियम। और कॉमन कहां पे मिलता है ये? एंडीसाइट प्लस बेसाल्ट रॉक्स में। ये नेट और सेट के बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है, बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये चीजें नहीं पूछी जाती, वहां पे एक प्रोसेस ही होता है, ठीक। अब क्या होता है टोनालाइट में? क्या होता है? क्वार्ट्स, ठीक, क्वार्ट्स होता है ज्यादा, ठीक है, और प्लीजियोक्लास फेल्सपर डोमिनेट होता है और इसमें जो है पोटाशियम फेल्सपर नहीं होता। क्या होता है? जो पोटाश फेल्सपर होता है मतलब वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। अब ये जो दूसरे वाली आ गई हमारे पास ट्रोनोडिमाइट, ट्रोनोडिमाइट इसमें एच और जे साइलेंट है और ट्रोनोडिमाइट बोलते हैं इसको बेसिकली। और इसमें क्या आ गया हमारे पास? क्वार्ट्स और ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन होती जाएगी क्वार्ट्स और ज्यादा हो जाएगा। और क्वार्ट्स बेसिकली क्या है? सिलिका रिच है। जिस रॉक में क्वार्ट्स ज्यादा होगा तो मींस वो रॉक सिलिका रिच है। हम ये कनेक्ट करेंगे, क्वार्ट्स अब इसमें और ज्यादा हो जाएगा, प्लस ये प्लीजियोक्लास फेल्सपर भी थोड़ा, मतलब प्लीजियोक्लास फेल्सपर जैसे किसमें था? टोनाडाइमाइट में था, लेकिन इसमें टोनाडाइमाइट में प्लीजियोक्लास फेल्सपर भी है, बट उसमें क्या था? पोटाश फेल्सपर नहीं था, पोटाश फेल्सपर नहीं था, मतलब जो टोनालाइट थी इसमें पोटाश फेल्सपर नहीं था। और ट्रोनोडिमाइट में क्या है? पोटाश फेल्सपर है, नोटिसेबल फॉर्म में है, मतलब के फेल्सपर आप लिख लो कि ये पोटाश, ठीक, ट्रेसिस में,
ठीक। अब हमारे पास आ गई ग्रेनोडायोराइट। ग्रेनोडायोराइट ये जो एक पूरा स्यूट है, ये ग्रुप ऑफ जो टीटीजी रॉक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर सिलिका मिलता है तो वो किसमें मिलता है? ग्रेनोडायोराइट में। अब मतलब ये क्या है, लाइट हो रही है चीजें, मतलब इवॉल्व हो रही है ना, तो सिलिका जैसे जैसे रिच होगा तो वो कंटिनेंटल क्रस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक। ग्रेनोडायोराइट, ग्रेनोडायोराइट में क्या था? क्वार्ट्स हाई, वेरी हाई अमाउंट में था। ठीक है। प्लस एलिजियोग्लास फेल्सपर, प्लस ये फेल्सपर, पोटाश फेल्सपर, मतलब ये सारी चीजें थी। ठीक। अब सबसे पहले जो हमें रॉक्स मिलती है ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, कॉन्टिनेंटल टाइप रॉक्स, वो यहाँ पे मिलती हैं, मतलब जिन्होंने सबसे पहले नीचे बेस बनाया, जो इंट्रैप होगी ऑन द बेस एंड विद इन द प्रिमिटिव ओशनिक क्रस्ट, वो ये रॉक्स थी, टीटीजी, टोनालाइट, ट्रोनाडोमाइट एंड ग्रेनोडायोराइट। आप देख लेना इनकी कंपोजिशन क्या है। इनको अलग अलग नाम दिया गया बिकॉज ऑफ देयर मिनरल कंपोजिशन एंड मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन। ठीक। ये हम काफी चीजें डिटेल में इन डेप्थ पढ़ रहे हैं ताकि कॉम्पिटिटिव के जो बच्चे हैं उनको भी ये, उनका भी कवर हो जाए, और साथ साथ में यूजीसी नेट वगैरह के जो लोग हैं उनको भी काफी हेल्पफुल रहेगा ये। और साथ में अलग अलग पीसीएस एग्जाम्स और जेकेएसएस भी जो है उसमें भी ये काफी चीजें बेसिक पूछते हैं बेसिकली वो। तो अब आया जब फर्दर ये रिपीटेड सबडक्शन होती रही, रिपीटेड सबडक्शन होती रही मिलियंस ऑफ ईयर तक, और रिपीटेड मैग्मा, बेसाल्टिक मैग्मा जनरेट होता रहा और रिपीटेड मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन होती रही, तो फिर क्या होता रहा कि ये मैग्मा जो है बेसाल्टिक मैग्मा, ये अपना मतलब सिलिका रिच होता गया, सिलिका रिच होता गया। बिकॉज शुरू में हमने पढ़ा था, आप नोट डाउन किया होगा, पहले सबसे पहले हैवी मिनरल ओलिविन और पायरोक्सिन ने अपने आप को सेपरेट किया, फिर उसके बाद जब और मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन हुई तो ये हमारे पास क्या आ गया? एंटीसाइटिक, एंटीसाइटिक रॉक्स बनी, और एंटीसाइटिक्स के बाद जब उसकी मैग्नेटाइजेशन हुई तो हमारे पास एक फर्स्ट कॉन्टिनेंटल इंट्रूसिव कॉन्टिनेंटल टाइप रॉक्स बनी, टीटीजी, टोनालाइट, ट्रोनाडोमाइट एंड ग्रेनोडायोराइट। इनकी कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्ट्ज कंटेंट एंड सिलिका कंटेंट थी, जो हमने देख लिया डिटेल में। अब उसके बाद हमारे पास आता है आस्ता आस्ता फिर मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन हुई, बिकॉज दिस प्रोसेस इज एक्टिव फ्रॉम द मिलियंस ऑफ ईयर, कोई एक दो साल की बात नहीं थी, मिलियंस ऑफ ईयर तक चलता रहा। अब क्या हुआ? अब जब क्या हुआ, जब और मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन हुई इसी एंटीसाइटिक मैग्मा की, तो ये क्या हुआ? क्वार्ट्स क्वार्ट्स रिच हो गया, मतलब सिलिका और बढ़ गया इसमें। जब सिलिका ज्यादा बढ़ गया, सिलिका कोई बाहर से नहीं आया, इट शुड बी नोटेड, सिलिका अंदर ही था, बट वो क्या हो रहा था, जो लाइटर मटेरियल था ना वो ऊपर आ रहा था, वो मैग्मा इसी वजह से तो ऊपर जा रहा था, बिकॉज बीइंग द लाइटर, जितनी ये जर्नी ऊपर करेगा तो उतना क्यों करेगा? बिकॉज वो लाइटर हो रहा है ना। अब लाइटर क्यों हो रहा है? बिकॉज हैवी एलिमेंट्स, जो हैवी मिनरल्स हैं वो से सेपरेट हो रहे हैं। इसी तरीके से जब बिल्कुल मतलब प्योर सिलिका बनता है तो हमारे पास क्या बनता है? ग्रेनाइट। क्या बनता है? ग्रेनाइट। मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन से बाकी इसमें मिनरल सारे सेपरेट हो गए। ठीक। अब जब ग्रेनाइट बना, अब ये ग्रेनाइट क्या हुआ? पहले पहले जो था टीटीजी ग्रुप था, उसके बाद इस ग्रेनाइट ने इस टीटीजी ग्रुप को रिप्लेस किया। ठीक। हाँ, अब ये ग्रेनाइट सेम इस बेस पे, बेस ऑफ प्रिमिटिव ओशनिक क्रस्ट, और यहाँ पे सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया। कहाँ पे? विद इन द क्रस्ट, विद इन द क्रस्ट। रिमेंबर ये सरफेस पे नहीं आया, सरफेस पे जो आया था वो क्या था? एंटीसाइड रॉक्स थी, एंटीसाइड रॉक्स थी, एंटीसाइड आइसोलेटेड वॉल्केनिक रॉक्स की फॉर्म में बन गए। अब ये जो ग्रेनाइट यहाँ पे इंट्रैप हो गया, ये इतना रिपीटेड ग्रेनाइटिक इंट्रूजन जब नीचे से एंटीसाइटिक मैग्मा आता रहा, तो ये रिपीटेड, मतलब ये लेयर आफ्टर लेयर, लेयर आफ्टर लेयर ये चलता रहा, ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर तक, और ये इतना ह्यूज ये बॉडीज बन गई, इतनी ह्यूज बॉडीज बन गई कि अपने आप में ही इन्होंने एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक बना दिया, बड़ा ब्लॉक बना दिया। और दीज ह्यूज बॉडीज जो है, सबसे पहले इनको बोलते हैं हम, इन्होंने ही माना जाता है, इन पे ही जो आज के प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स बने वो इन्हीं की सराउंडिंग इर्द गिर्द डेवलप हुए। बेसिकली these isolated granitic bodies are क्या बने? ह्यूज बॉडीज बनी, जिनको हम कहते हैं बैथोलिथ्स, ग्रेनाइटिक बैथोलिथ्स। हम डिस्कस करेंगे बैथोलिथ्स क्या होता है जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे हम बैथोलिथ्स, लैकोलिथ्स, फैकोलिथ्स। ओके, तो अब ये बैथोलिथ बन गया, ग्रेनाइटिक बैथोलिथ, ह्यूज बॉडी बन गई। ठीक है, ह्यूज बॉडी बन गई। ठीक है, अब ये बैथोलिथ, ग्रेनाइटिक बैथोलिथ, एंड दीज ग्रेनाइटिक बैथोलिथ्स आर नोन एज cratons or continental nuclei. Cratons means these are the most stable ancient crust of the earth, ancient crust जो वो बहुत स्टेबल है, और इसी के अराउंड कंटिनेंटल, आज के मॉडर्न कंटिनेंटल डेवलप हुए। और इसी
बेसिकली आप इसकी अंडरस्टैंड करो, जैसे हम एक मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसकी एक फाउंडेशन पहले बनाते हैं, नीचे नींव रखते हैं ना, उसके बाद हम इसकी दीवारें और उसके बाद उसके छत वगैरह बनाते हैं। तो उसी तरीके से आप समझ लो कि ये क्या है, दीज क्रेटॉन्स आर क्या थे, ये एक फाउंडेशन था फॉर द मॉडर्न कॉन्टिनेंट्स, और इसी के इर्द गिर्द मॉडर्न कॉन्टिनेंट्स ग्रोथ किए विद द मिलियंस ऑफ ईयर। अब ये जो आइसोलेटेड वॉल्केनिक आर्क्स थे एंटीसाइटिक, ठीक है, आइसोलेटेड वॉल्केनिक आर्क्स, ठीक, ये ओशन सरफेस से ऊपर आए, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिपीटेड इंट्रूजन होते गए, तो ये बाहर आते गए। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मूवमेंट की वजह से, मतलब दो प्लेट जो आपस में एक दूसरे के पास आ रही हैं, जिसके ऊपर मतलब जो पूरा एंटीसाइटिक वॉल्केनिक आर्क्स है, ये इसकी तरफ ये मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, ये इधर मूव कर रहा है, मतलब ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है इन सिमिलर वे, ये इधर ये इधर। इससे क्या होगा, और मोर एवर यस, ये जो है ना ये जो ये आइसोलेटेड वॉल्केनिक आर्क्स है, इनकी सेडिमेंट्स की इरोजन भी हुई, इनके सेडिमेंट्स की इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये सेडिमेंट्स इरोजन हुई बिकॉज वेदरिंग और इरोजन यहाँ पे चलती रही, क्योंकि अब ये ऊपर आके लैंड फॉर्म्स बन गए। अब जब हम देखेंगे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वेदरिंग और इरोजन कैसे होती है, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक से होती है, बट ये बाद के टॉपिक से हम देखते हैं, अभी थोड़ा जर्नल देख लेते हैं। वेदरिंग और इरोजन हुई इनकी सेडिमेंट्स की, ठीक है। अब ये सेडिमेंट हो गए, तो ये इसके सेडिमेंट्स इंटरवेनिंग ओशन में डिपॉजिट हो गए, यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, ये डिपॉजिट हो गए, यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, और फर्दर जब ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती गई, कन्वर्जेंस होता गया, और ये सेडिमेंट्स आपस में इन कॉन्टिनेंट्स के साथ जुड़ते रहे, ये आइसोलेटेड वॉल्केनिक आर्क्स जुड़ते रहे, ये एक दूसरे के साथ जुड़ते रहे, बेसिकली वेल्ड होते रहे, क्या होते रहे, वेल्ड होते रहे, वेल्ड हुए, अक्रीट हुए, और इसी को बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल एक्रेशन। कॉन्टिनेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्टिनेंटल एक्रेशन। अब ये जब कॉन्टिनेंटल एक्रेशन हुआ और नीचे से कंटिन्यूली ग्रेनाइटिक इंट्रूजन हो रहा था, मतलब ये प्रोसेस को स्टॉप थोड़ी हो गया, ये रिपीटेड ये चलता रहा ना, ये चलता रहा, सबडक्शन कंटिन्यू होती रही, कंटिन्यू मैग्मा बनता रहा, और कंटिन्यू मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन होती रही, और हर मतलब नया जो eruption हो रहा था उसमें मैग्मेटिक नया इग्नियस इंट्रूजन हो रहा था, ग्रेनाइटिक इंट्रूजन बेसिकली। अब ये ग्रेनाइट्स के बेड्स बड़े बड़े यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे थे, ओके, तभी इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होगी। हम मानते हैं ना इसकी थिकनेस कितनी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, आप प्रेजेंट की 35 टू 70 किलोमीटर। अब यही है जो बेसिक ये डेवलप हो गया, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स डेवलप हो गए, उसके ऊपर जो आइसोलेटेड एंडीसाइड थे वो भी एक्रीट हो गए और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन गई। अब ये देखो, अब हमें पता चल गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसे बनेगी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हम जब भी कहते हैं ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फॉर्म्स एट द एक्सपेंस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट, मींस ओशियनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय हुई और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी, और ये रिपीटेड पैटर्न जब होता गया तो एक बहुत बड़ा ग्रेनाइटिक बैथोलिथ बन गया, जिसको हम क्रेटॉन बोलते हैं, और इसी क्रेटॉन के इर्द गिर्द पूरा कॉन्टिनेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स तक लगे इसको बनने में, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आएगा बेटा आपके माइंड में कि क्या सर ये अगर ये यहाँ पे पहले प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट थी, अब तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ गई, क्या ये खत्म होगी, प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट खत्म होगी? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन अगर है तो ठीक है, ये क्योंकि प्रिमिटिव ओशियनिक क्रस्ट में क्या था, अब ये कंटिन्यू सबडक्शन हो रही थी ना, इसकी कंटिन्यू सबडक्शन हो रही थी, अलग अलग पार्ट इसका सबडक्ट कर रहा था। अब सबडक्शन की वजह से ये क्या हो रहा था, इसकी मेल्टिंग हो रही थी, वो मतलब लावा बन रहा था, तो इसकी वजह से ये इसकी सबडक्शन होती गई और नई क्रस्ट बनती गई। इसी तरीके से मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, कॉन्टिनेंट्स ग्रोज एट द एक्सपेंस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट, ठीक। पहले ओशियनिक क्रस्ट बनी, उसी से हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इवॉल्व हुई। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट पढ़ लिया। और हाँ, एक क्वेश्चन अब आपके माइंड में जरूर आएगा कि सर अगर मतलब ये एंडीसाइट ऊपर है, टॉप वाली लेयर एंडीसाइट है, सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स पर ये वोल्केनो एरप्शन जो हुआ वो एंडीसाइट है। एंडीसाइट इज बेसिकली वोल्केनिक रॉक एंड दिस ग्रेनाइट इज बेसिकली प्लूटोनिक रॉक। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन व्हेन वी जब पढ़ेंगे हम रॉक्स का चैप्टर, तो डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इसको। अब क्या हुआ, ये आप कहेंगे कि ये एंडीसाइट है ऊपर, ठीक है, जो सरफेस पे आया वो कॉन्टिनेंट सबसे पहले एंडीसाइट था, तो फिर इसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को एंडीसाइटिक क्यों नहीं कहते, ग्रेनाइटिक क्यों कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया तो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये देखो ना, एंडीसाइट क्या था, एंडीसाइट ओनली या लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ एंडीसाइट ऑन द अपर सरफेस पे जो टॉप पे सरफेस थी, मतलब ओशन के सरफेस पे जब एग्रीट हुई। बट हमें पता है ना कि लिथोस्फीयर कितनी थिकनेस है, उसकी एवरेज थिकनेस हम लिथोस्फीयर की कितनी मानते हैं, 35 टू 70 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन द वेरिंग जियोलॉजिकल फीचर्स। किसी जगह पे ये हमें लाइक इन द माउंट एवरेस्ट में जो हमें लिथोस्फीयर की थिकनेस मिलती है मोर देन 100 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे क्या है 35 टू 70 किलोमीटर्स, और
ये जो सपोज ये है, अब क्या हो गया, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक, ये जो बन गई, अब इसमें एंटीसाइड का एक लिमिटेड वॉल्यूम है, लिमिटेड पार्ट है उसका, ठीक है, एक पतली सी लेयर है ऊपर उसकी, पतली मीन ये नहीं है कि कोई 1-2 इंच की है, मतलब आप जस्ट अज्यूम कर ले फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इट मे बी 2 or 3 किलोमीटर थिक एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज ऑफ ग्रेनाइटिक, ग्रेनाइटिक बैथोलिथ्स, ग्रेनाइटिक बैथोलिथ्स, जो मोस्ट ज्यादा पार्ट ग्रेनाइट्स ने कवर किया हुआ है, ज्यादा ग्रेनाइट है, और लिमिटेड सा क्या है एंटीसाइड का, दैट्स व्हाई द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज नोन एज ग्रेनाइटिक एंड ओशन क्रस्ट इज बसाल्टिक। अब हमने काफी ये चीजें अच्छे से समझ ली हैं, आप इनको अच्छे से एक नोट डाउन किया होगा मुझे उम्मीद है। अब आप इनको रिवाइज करेंगे, बिल्कुल जो फ्लो चार्ट्स हमने बनाए, डायग्राम्स बनाए, आप इसको अच्छे तरीके से ड्रा करेंगे। दोबारा अगर कोई डाउट होता है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप बिल्कुल हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करें, हम बिल्कुल इसका जवाब देंगे आपको। और तो बस इतना ही, आप किसी भी आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे ना इस थ्योरी को, तो अब आपको बिल्कुल चीजें बिल्कुल एक मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए ओवर यूट्यूब चैनल, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने सुझाव देने हो तो दीजिएगा। थैंक यू।